Welcome students. Today we'll start a new chapter, thermodynamics. So before we make a start with the chapter thermodynamics deals with the conversion of heat into mechanical energy. The study of conversion of heat into mechanical energy is called thermodynamics. तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स में जो पहली बेसिक हेडिंग हम करेंगे दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस. फर्स्ट हेडिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस. आप इसे डिनोट करेंगे लेटर यू से. तो इंटरनल एनर्जी में हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं. तो पहला पॉइंट है इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ गैस. ध्यान से, इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस सैंपल. सेकंड, इट इज द सम ऑफ potential energy and kinetic energy. Kinetic energy. तीसरा पॉइंट, एवरी गैस हैज, देखिए ये सब बेसिक कंसेप्ट्स हैं तो ये हमें मालूम होना चाहिए. एवरी गैस हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर. इस बात को ध्यान रखें, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन. फोर्थ पॉइंट, फॉर आइडियल गैस, हम इसे आइडियल भी बोल सकते हैं, हम इसे एक और नाम दे सकते हैं, परफेक्ट. इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन. जैसा कि आप जानते हैं कि आइडियल गैस के केस में इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन is absent. There is no intermolecular attraction in case of ideal gas. अगर हम बात करते हैं आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के केस में किसी भी तरह का इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होता. तो इसको थोड़ा हम स्पेस बनाते हुए लिखते हैं, इज अपसेट. इसको आप ध्यान रखिए. In case of ideal gas, there is no intermolecular attraction is present. तो we want to say that हम ये कहना चाहते हैं कि the molecules of ideal gas does not attract each other. They do not attract each other. पर पोटेंशियल एनर्जी का रीजन क्या है? इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन. तो अब सवाल ये उठता है कि आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्योंकि पोटेंशियल व्हाई अ गैस हैज पोटेंशियल एनर्जी?
ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन। ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। And but in case of ideal gas, there is no intermolecular attraction present. So for the potential energy of ideal gas is definitely zero. Definitely zero. आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे क्लियर करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस देखो क्लियर होनी चाहिए। It is the total energy of gas. It is the sum of potential energy and kinetic energy. Okay, so we are clearing it. तो अब हम बात करते हैं, तो हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस is always zero. So internal energy of ideal gas is only equal to kinetic energy. अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ये शॉर्ट नोट्स हैं, डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर। किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। So internal energy of gas internal energy of ideal gas is a function of temperature, is a function of its temperature. It's a function of its temperature. With increase in temperature, with increase in temperature, it increases. And with decrease in temperature, ये भी लिख लीजिए, temperature it decreases. तो स्टूडेंट इसको क्लियर कर रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज टोटली काइनेटिक। हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज टोटली काइनेटिक। अब इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे किया जाए? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very few books and material have the formula for internal energy. अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी। तो देखिए, U internal energy can be written as mu FRT by 2. Mu number of moles. केमिस्ट्री से कनेक्ट मत करिए। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन दी है तो उसका मतलब है मास ऑफ ऑक्सीजन इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। F जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
R, universal gas constant. T, absolute temperature. अब देखिए, change in internal energy. Change in internal energy. ये एक बहुत कॉमन सेंटेंस है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू कैन बी रिटन एज म्यू एफ आर डेल्टा टी बाय 2। और आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए इस बात को, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इस फॉर्मूले से आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू एफ आर डेल्टा टी बाय 2, म्यू एफ आर डेल्टा टी बाय 2। सो दैट इज द फर्स्ट कंसेप्ट। फिर पहले हमने आपको समझाया है कि व्हाई अ गैस, एवरी गैस हैज इंटरनल एनर्जी। हमने आपको रीजन बताया, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन and due to its temperature. But when we study the ideal gas or perfect gas, in ideal or perfect gas, the intermolecular attraction is absent. So we always say that the potential energy of the ideal gas is zero. The internal energy of ideal gas is totally kinetic, and it is a function of temperature. So that is the first basic concept of the thermodynamics. By using this formula, you can always calculate the internal energy, as well as if you are asked to calculate the change in internal energy, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई एम होपफुल कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्मोडायनेमिक्स की एक भी क्लास मिस करेंगे आप तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। अब सेकंड कंसेप्ट जो थर्मोडायनेमिक्स की हम करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वर्क। अब देखिए, टू स्टडी द वर्क डन, देखिए वर्क डन, वर्क डन। अब इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, whenever there is a change of volume of gas, change of volume of gas, work is done. In the language of physics, when work is done, whenever there is a change of volume of gas. If volume of gas does not changes, if volume of gas does not changes, i.e. remains constant, then work done is zero. Second point, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। When expansion, केमिस्ट्री में अलग कन्वेंशन है। When expansion of gas, when expansion of gas takes place, then work is done by the gas, done by the gas. Such work done is considered, such work done is considered positive.
केमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तब वहां पे हम इसे क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, बट वी आर स्टडिंग द थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स, तो आपको यही कन्वेंशन यूज करना है। तीसरा पॉइंट, व्हेन compression means volume of gas decreases, when compression of gas takes place, then the work is done on the gas. Work is done on the gas. Such work done is considered negative. Such work done is considered negative. So please note it down. ओके, तो अब इसको क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। Suppose a gas is filled in this container. Gas is filled inside the container, and this is the piston. And suppose the volume of gas increases. अब मान लीजिए कि piston moves from this position to this position. So there is a change of volume of gas. और मान लीजिए initial height of gas column is y1 and the final height of gas column is y2. And suppose the area of base is A. So work done by the gas कैसे कैलकुलेट किया जाता है? Force into displacement. y2 minus y1 is the displacement of piston. पर हम जानते हैं कि pressure is force upon area. So force can be written as pressure into area. So the work done can be written as A into y2 minus y1. It can be written as ay2 minus ay1. ये एक छोटा सा डेरिवेशन करा दिया। और ay2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस v2। ay1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस। लिख सकते हैं इनिशियल गैस का वॉल्यूम, देखिए कॉलम की हाइट कितनी है y1, बेस एरिया a है तो इट इज ay1। फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, जब पिस्टन y1 कॉलम से अपनी जब गैसियस कॉलम की हाइट y1 से y2 चेंज होती है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा ay2। so pv2 minus v1. so this is the formula for the work done and in some number of books it is written as p delta v। पर अब देखिए यहाँ पर अब हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। अब ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल हो सकता है? क्या आप में से कोई लोग बता सकते हैं व्हेन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल? एनीवन ऑफ यू? जो सोच नहीं सकता वो लॉजिकल क्वेश्चन नहीं कर सकता, जो लॉजिकल क्वेश्चन नहीं कर सकता वो एग्जाम कैसे पास करेगा? सोचना शुरू करिए, सही बोलिए गलत बोलिए।
तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है ये हम जानना चाहते हैं। नहीं, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। हम मानते हैं जब गैसियस कॉलम की हाइट y1 से y2 चेंज होती है तो देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। So this formula is applicable when the pressure of gas is kept constant. When pressure of gas is kept constant. ओके, अब इसको क्लियर कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, W equal to P delta V is only applicable, is only used when pressure of gas is kept constant. अब देखिए, अब हम बात करते हैं when pressure of gas is not constant. When pressure of gas is not constant, तब हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? Then we will use the integration PdV V1 to V2. तो अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है, व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, देन यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन। तब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, इट्स ए गुड क्वेश्चन कि क्वेश्चन में देंगे कि नहीं देंगे। हाँ देंगे, लेकिन कई बार हमें सिर्फ प्रैक्टिस करके ही समझना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे जो अभी गायब थे पिछली क्लासेस में वापस आ गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन वापस लौटने के लिए। और क्लास को मिस मत करिए। अब देखिए, जब हम बात करेंगे अब अगला कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट के बाद हम थर्मोडायनामिक्स के तीसरे कंसेप्ट पे आते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। इंपॉर्टेंट। आप में से कोई बता सकता है इंडिकेटर डायग्राम क्या है? Can any one of you tell me what is the indicator diagram? Have you studied the indicator diagram? No one has studied. No answer. आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। इट इज द ग्राफ plotted between pressure and volume. That is called the indicator diagram. On y-axis we have taken pressure, here we have taken volume. It is the graph plotted between pressure and volume. मान लीजिए पॉइंट ए पर गैस का वॉल्यूम कितना था V1 और पॉइंट बी पर गैस का वॉल्यूम था V2। ये जो एरिया है
this area gives from the method of integration v1 to v2 pdv gives the work done. तो आपको क्या लिखना है, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, एरिया, ध्यान दीजिएगा, इंक्लूडेड बिटवीन ग्राफ, ये रहा आपका ग्राफ, यह है ग्राफ, देखिए आप, द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस। अब वॉल्यूम एक्सिस क्या है, ये रहा वॉल्यूम एक्सिस, दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम एक्सिस, दिस इज द वॉल्यूम एक्सिस। तो दिस इज द एरिया, जस्ट सी दिस, this is the area included between graph and volume axis gives the work done, gives the work done। तो इंडिकेटर डायग्राम से हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस। और कुछ लोगों को ये ग्राफ क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं ग्राफ को एक्चुअली ऐसा करता हूँ, मैं आप आई विल ड्रॉ, दिस इज द ग्राफ, ये देखिए ये ग्राफ, क्लियर। सो दिस इज द ग्राफ, जो रेड कलर में ड्रॉ किया गया है वो ग्राफ है। और बात कर रहे हैं अगर हम वॉल्यूम एक्सिस की, तो ये रहा वॉल्यूम एक्सिस, दिख रहा है आपको वॉल्यूम एक्सिस। ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया आएगा, उस एरिया इंक्लूडेड बिटवीन ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस विल गिव यू द वर्क डन। अब देखिए, मान लीजिए अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मान लीजिए सपोज करिए कि अगर ये ग्राफ गेट शिफ्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या होगा? अगर मान लीजिए ग्राफ ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? अगर ये ग्राफ अपवर्ड है, नोबडी वांट्स टू आंसर। ग्राफ अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो नीचे का एरिया बढ़ जाएगा, नीचे का एरिया बढ़ जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गई आपकी एक कंसेप्ट इंडिकेटर डायग्राम की। अब देखिए, जो ग्राफ, दो तरह की बातें हो सकती है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है और ग्राफ कर्व्ड भी हो सकता है। ओके, व्हेन ग्राफ, व्हेन पीवी ग्राफ, ऐसा लिखते हैं, इज ए स्ट्रेट लाइन, ये देखिए ये ग्राफ है हमारा और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब हम इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया बिलो द ग्राफ। ये देखिए ये रहा एरिया, वेट अ मिनट, और मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2, और यहाँ वॉल्यूम V1 है और यहाँ वॉल्यूम V2 है। तो अब ये हमें एरिया निकालना है। तो इस एरिया को आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हाफ P1 प्लस P2, ये ट्रेपेजियम है, हाफ P1 प्लस P2 इंटू V2 माइनस
V1 और इस एरिया को आप निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्क। अब मैं इसको थोड़ा बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक बता देता हूँ। WAB कैसे लिखा जाएगा, ध्यान देना। हाफ, ए और बी कोई से भी 2 पॉइंट्स होते हैं। हाफ याद कैसे करेंगे, प्रेशर एट ए प्लस प्रेशर एट बी। अच्छा मान लो WCD होता, WCD होता तो आप कैसे लिखते, हाफ प्रेशर एट सी प्लस प्रेशर एट डी इंटू VB माइनस VA। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में तो हम वर्क डन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं when graph is a straight line, graph is a straight line। ये हम तभी कर सकते हैं जब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो। आपके हर सवाल का जवाब बगैर डायग्राम के ग्राफ कैसे निकालेंगे, कभी नहीं निकाल सकते। आपके हर सवाल का एक ही जवाब है, जब तक आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। और अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे तो यू विल कम आउट ऑफ, बिकॉज क्वेश्चन हमें सिखाते हैं कि हमें कब क्या करना है। अब देखिए हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी हम बना सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं whenever the graph is a straight line। अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तभी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। ओके, बिल्कुल ले लेंगे कल एक डाउट क्लियरिंग सेशन की डिमांड आई है। अब जैसे देखिए आपको कुछ करके बता देते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। लेट्स डू द सम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके बता देते हैं। ओके, दिस इज प्रेशर एक्सिस, दिस इज वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। और एक ग्राफ भी बना लेते हैं, ये रहा हमारा ग्राफ और ये हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और प्रेशर भी दिया हुआ है। ये वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज ए, दिस इज बी। सपोज यहाँ वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब और यहाँ वॉल्यूम है मान लीजिए 8 मीटर क्यूब। यहाँ प्रेशर है 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ प्रेशर है 6 इंटू 6। एक मिनट में इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ प्रेशर कितना है, मैं आपसे कह रहा था 6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो WAB अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं हाफ प्रेशर एट ए प्लस प्रेशर एट बी। आप भी निकालिए मेरे साथ साथ, VB माइनस VA। चलिए देखिए करते हैं। 1/2 प्रेशर एट ए 4 इंटू 10⁵, प्रेशर एट बी 6 इंटू 10⁵, चेंज ऑफ वॉल्यूम 8 माइनस 4, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁵ इंटू 4, 20 into 10⁵, or you can say that W will be 2 into 10⁶ joules। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, यह आंसर आएगा। 20 नहीं आएगा, 2 into 10⁶ joules आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं when graph is a straight line
ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। If graph is not a straight line, we cannot use this formula. अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। ये तभी यूज हो सकता है जब ग्राफ क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो। अच्छा देखिए, अब एक क्वेश्चन करते हैं और आप लोगों से इसका आंसर मांगेंगे। A gas is taken from, ऐसा नहीं बोलेंगे, a gas is, देखिए जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है and more or less it is common in the some number of examination. A gas is moved from state A to state B via 3 paths. As shown in the figure. For which path the work done will be maximum. ओके तो स्टूडेंट्स अब ग्राफ बनाने का टाइम है, तो ग्राफ बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, so I have drawn, waiting for your answer. आपने आंसर दिया, अच्छी बात है, पर रीजन नहीं बताया। सिर्फ 2 लोगों ने आंसर दिया है, उसमें से एक आंसर सही है और एक आंसर गलत है। ये देखिए, ग्राफ 3 के नीचे जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ग्राफ 3 सबसे ऊपर है। ये सब गलत आंसर्स हैं, कंजर्वेटिव वर्क डन वगैरह। आपको देखना है, ये देखिए ग्राफ 3 देखिए, इसके नीचे एरिया क्या है, बड़ा होगा। ग्राफ 2 के नीचे जो एरिया होगा वो और छोटा होगा, और ग्राफ 1 के नीचे सबसे कम एरिया होगा। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला आप सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पार्ट के लिए। So W3 is greater than W2 is greater than W1. तो यहां से हमने एक चीज सीखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क is a path function. Work is a path function. It
depends upon path. Work is a path function. It depends upon path. तो ग्राफ जितना ऊपर शिफ्ट होता जाएगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा, उसके नीचे का एरिया क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। जब नीचे का एरिया बढ़ जाएगा तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आनी चाहिए, बहुत क्लियर है। जैसे जैसे ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट करेगा वैसे वैसे आप कह सकते हैं उसके नीचे का जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, वर्क डन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए कहा गया वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो why W3 is greater than W2 बिकॉज थर्ड का नीचे एरिया ज्यादा है, उससे कम एरिया है सेकंड के नीचे और सबसे कम एरिया है फर्स्ट के नीचे। The area included between graph and volume axis gives the work done. Gives the work done. अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A gas is taken from state A to state B via 3 paths. For which path change in internal energy will be maximum? और ए और बी, ए पर प्रेशर है पी ए, वॉल्यूम है वी है और टेम्परेचर है टी, और बी पर प्रेशर है पी बी, वॉल्यूम वी बी एंड टेम्परेचर इज टी बी। ओके स्टूडेंट्स, आप में से कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं? लाइव क्लासेस का यही फायदा है, रिकॉर्डिंग और लाइव क्लासेस में फर्क हो जाता है। हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? वन आंसर। बाकी बच्चों की हिम्मत जवाब दे चुकी है इसलिए उन्होंने आंसर देना छोड़ दिया है, और अगर हिम्मत नहीं रहेगी, देखिए आप लोगों से मैंने 20 बार ये बात बोली होगी, 50 बार मैं बोलता रहता हूँ कि आप मेरी क्लास के बाद एनसीईआरटी को जरूर रीड करिए, थ्योरी या किसी भी रिफ्रेशर बुक को यूज कर सकते हैं, थ्योरी जरूर पढ़िए। आप लोग थ्योरी पढ़ते नहीं है इसलिए आप आंसर नहीं दे पाते हैं। एक ही आंसर आया, बाकी बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है आंसर देने में। देखिए
for all the three paths. Change in temperature, इसको समझने की जरूरत है. Change in temperature is same. So change in internal energy will be same. तो थोड़ा अब इसको अच्छे से लिखना है. डेल्टा U3 इक्वल टू डेल्टा U2 इक्वल टू डेल्टा U1. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं. जब तक आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला. यू मस्ट चेंज, यू मस्ट फाइंड. और 6-7 महीने अगर कम नींद लेंगे और ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. These are all the theoretical concepts, and these concepts can be cleared in a classroom itself. तब हम आगे बढ़ रहे हैं. तो देखिए, इंटरनल एनर्जी याद रखिए of a gas is not a path function. It does not depend upon path. It only depends upon temperature. तो ये बात आपको बड़ी क्लियरली मालूम होनी चाहिए. This should be very clear to you that the change of internal energy is not a path function. ये सब बेसिक थ्योरीज हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए. और ये भी मालूम होना चाहिए whenever the work expansion of gas takes place. When expansion of gas takes place, the work done is positive. When compression of gas takes place, the work done is negative. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना तो आपको आना ही चाहिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए. वी मस्ट नो ऑल दिस. अब देखिए, एक क्वेश्चन करेंगे. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये आपको इसका जवाब देना है. पीवी डायग्राम. PV diagram of an ideal gas is as shown in figure. Work done in the process ABCD
इस, तो थोड़ा डायग्राम भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए तो पहले गैस ए से बी पर गई, बाद में बी से सी, और यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का V0, और यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है 2V0, और डी पर वॉल्यूम दिया हुआ है 3V0, और ए और बी पर प्रेशर is given as P0, and where at pressure at C and D is given as 2P0, 2P0। तो अब इसके आंसर्स भी हैं 4P0 V0, सेकंड ऑप्शन 2P0 V0, थर्ड ऑप्शन 3P0 V0, एंड फोर्थ ऑप्शन P0 V0। अब सबसे पहले हमें WAV कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टूडेंट शुरू करते हैं, है ना। तो इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं WAV। तो प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, फाइनल वॉल्यूम VB माइनस VA। तो देखिए V0 माइनस 2V0, तो ये हमें मिलेगा माइनस P0 V0, क्योंकि आप देखिए जब गैस ए से बी पर जा रही है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अब WBC जीरो होगा, क्योंकि बी से लेकर सी तक, बी पर वॉल्यूम आप देखिए गैस का कितना है V0, सी पर भी वॉल्यूम गैस का कितना है V0, नो चेंज इन वॉल्यूम, सो वर्क डन इज जीरो। अब WCD कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेशर एट सी 2P0, प्रेशर एट डी 2P0, वॉल्यूम एट डी 3V0, माइनस वॉल्यूम एट सी, देखिए V0, so WCD will be 2P0 into 2V0, so it will be 4P0 V0, so W total will be, अब सभी वर्कडन को हम ऐड कर देंगे, माइनस P0 V0, 0, 4P0 V0, so the answer will come as 3P0 V0। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। Do you understand it or not? तो बहुत सिंपल तरीका है वर्क डन को कैलकुलेट करने का। आपका कंसेप्ट सुधारिए आप। ए बी वर्क डन नेगेटिव, बी सी वर्क डन 0 और सी डी पॉजिटिव है, सबको विद साइन हम ऐड करेंगे, और ये क्या है P0 V0 है। और ये कंसेप्ट हमारा वीक तभी रहता है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस तरह से हमने इस आंसर को कैलकुलेट कर लिया। नहीं नहीं, देयर इज नो नीड टू से सॉरी टू मी, आप सब बच्चे हैं हमारे लिए, और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस दुनिया में कहीं पे भी हों, किसी से भी पढ़ रहे हों, दे मस्ट पास द एग्जामिनेशन एंड दे मस्ट मेक ए गुड कैरियर। एक टीचर की बस एक ही डिजायर होती है कि बच्चों का कैरियर अच्छा हो। हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, बस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए, अब मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपसे पूछा गया WAB, तो आप कैसे निकालेंगे, हाफ प्रेशर एट ए, प्रेशर एट डी इंटू VB माइनस VA, WBC
कैसे निकालेंगे बोलिए? हाफ प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, फाइनल वॉल्यूम सी पर है, वी सी माइनस वी बी, डब्ल्यू सी डी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाफ प्रेशर एट सी, समझ में आया? प्रेशर एट डी इंटू वी डी माइनस वी सी, डब्ल्यू डी ए फॉर एग्जाम्पल। गैस को हम डी से ए ले जा रहे हैं, हाफ प्रेशर एट डी, प्रेशर एट ए इंटू वॉल्यूम एट ए माइनस वॉल्यूम एट डी। अभी ये समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? ये पूछने की जरूरत है। तो चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं, माइनस, एक मिनट, ओके, ये आएगा वी ए माइनस वी। ओके, अब समझ में आया कि नहीं सबको? कि नहीं आया? तो इस तरह से हम वर्क डन को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखो, जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा जैसे, तो हमेशा वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। ये हमने आपको शुरू में ही बहुत बेसिक कंसेप्ट बता दी कि वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वर्क इज डन ओनली when there is a change of volume। और एक्सपेंशन वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कंप्रेशन वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। डब्ल्यू एक्सपेंशन, केमिस्ट्री नहीं है ये, पॉजिटिव। डब्ल्यू कंप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए हमें। वी शुड नो ऑल दीज थिंग्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और हम कहते हैं कि यहीं से थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होती है। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में, डिफरेंट प्रोसेसेस में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं। तो अगले सेशन में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेने वाले हैं। और जो लोग सेशन को मिस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और फिर आगे उनको कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यस, आपके सवाल का जवाब है यस। वी डोंट हैव एनी हॉलीडे, विल कंटिन्यू विद द क्लासेस। और जो अगला सेशन है हमारा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और अगर आपने इसे मिस कर दिया तो थर्मोडायनेमिक्स का जो, जिस चीज पर थर्मोडायनेमिक्स टिका हुआ है वो चीज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से अगले सेशन में।